मैं डॉक्टर कीर्ति माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारे अध्ययन का विषय है व्यक्तिवाद का मूल्यांकन। व्यक्तिवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण स्थान देता है और व्यक्तिवाद के मूल्यांकन में हम व्यक्तिवाद के पक्ष और विपक्ष में जो तर्क दिए गए हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले व्यक्तिवादी विचारकों ने अपने विचारों से इसके पक्ष में जो विचार प्रकट किए हैं हम उसका वर्णन करेंगे। व्यक्तिवादी विचारकों ने अपने पक्ष में जो तर्क दिए हैं उसमें पहला तर्क दिया है नैतिकता के आधार पर। नैतिक तर्क या नैतिकता के आधार पर व्यक्तिवादियों ने मिल द्वारा व्यक्तिवाद का समर्थन किया है। नैतिक तर्क के अनुसार मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य अपने चरित्र तथा शक्तियों का उच्चतम एवं संतुलित विकास करना है। बिना नैतिक शक्ति के मनुष्य अपना एवं अपने चरित्र का उत्तम विकास नहीं कर सकता है। मिल के शब्दों में व्यक्ति की इच्छानुसार कार्य करने से उसके चरित्र की उन्नति होती है, चारित्रिक उन्नति होती है और मानवता की प्रगति होती है। राज्य की शक्ति पर आश्रित व्यक्ति अपंग हो जाता है। व्यक्तिवाद व्यक्ति को राज्य के नियंत्रण से मुक्ति प्रदान करता है और कहता है कि वही सरकार सर्वोत्तम है जो कम से कम शासन करे। इसी नैतिक आधार पर व्यक्तिवाद का पक्ष लिया जाता है। व्यक्तिवाद के पक्ष में दूसरा आधार है जीवशास्त्रीय आधार। जीवशास्त्रीय तर्क के प्रमुख प्रणेता हैं हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने जीवन के लिए संघर्ष तथा योग्यतम ही जीवित रहेगा जैसे सिद्धांतों का सामाजिक जीवन में प्रतिपादन किया। स्पेंसर का विचार है कि राज्य को असहाय, दीन, दुर्बल, अशक्त और अयोग्य व्यक्तियों की किसी भी प्रकार से सहायता नहीं करनी चाहिए और इससे उसका अंत हो जाएगा। समाज में केवल योग्य और शक्तिशाली व्यक्ति ही रहेंगे जिससे कि संपूर्ण समाज और मानव जाति का कल्याण होगा। किंतु राज्य इन अयोग्य व निष्क्रिय लोगों को सहायता कर उनको उनकी इच्छा के विरुद्ध जीवित रखने में सहायता प्रदान करता है जो कि गलत है। अयोग्य की मृत्यु पर ही परिष्कृत जाति का विकास संभव है। समर ने भी जीवशास्त्रीय तर्क का समर्थन करते हुए कहा कि हमारे पास दो विकल्प हैं, स्वतंत्रता, समानता और योग्यतम का जीवित रहना। इस आधार पर समाज का संपूर्ण विकास होता है और सभी व्यक्तियों को लाभ होता है। दूसरा, पराधीनता, असमानता व अयोग्य का जीवित रहना। इस आधार पर समाज का पतन होता है और समाज के बुरे लोगों को लाभ प्राप्त होता है और दोनों में एक ऐसे विकल्प का चयन करना है जो कि हितकारी हो। अतः व्यक्तिवाद का समर्थन जीवशास्त्रीय आधार पर किया जाता है जिसमें योग्यतम की विजय का यथार्थवादी तर्क है। तीसरा तर्क ये प्रस्तुत किया है आर्थिक आधार पर। व्यक्तिवाद का समर्थन आर्थिक तर्क पर विशेष रूप से एडम स्मिथ, केविन्स ने, माल्थस और रिकॉर्डो के द्वारा किया जाता है और उनका ये मानना है कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की सफलता का मूल आधार व्यक्तिवादी विचार ही थे। स्वतंत्र प्रतियोगिता एवं निजी साहस से उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादन की गुणवत्ता में विकास होगा और समाज का अधिकतम आर्थिक कल्याण और विकास होगा और आर्थिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। एडम स्मिथ आर्थिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन करते हैं। इसी तरह व्यक्तिवादी राज्य को अयोग्य संस्था मानते हैं। वो अपने पक्ष में अयोग्यता का आधार प्रस्तुत करते हैं और उनका ये मानना है कि कार्य शिथिलता पर
राज्य अनिवार्य रूप से दंड देता है, लेकिन कार्यकुशलता पर पुरस्कार नहीं मिलता। यह सिद्धांत कर्मचारियों को मनोवैज्ञानिक रूप से निकम्मा और कामचोर बनाता है, और ये अपने पक्ष में तर्क देते हैं कि राज्य में नौकरशाही, भ्रष्टाचार, पक्षपात व अयोग्यता का बोलबाला है। मिल के अनुसार राज्य को प्रत्येक अतिरिक्त कार्य सौंपने का अर्थ यह है कि अधिक भार से लदी हुई संस्था पर बोझ डालना। इसका परिणाम यह होता है कि बहुत से गलत तरीके से कार्य किए जाते हैं और बहुत से इस कारण नहीं हो पाते कि सरकार देर किए बिना उन्हें कर नहीं सकती है। अतः राज्य की अयोग्यता के तर्क पर भी व्यक्तिवाद का समर्थन किया जाता है। इसी तरह व्यक्तिवादी राज्य को अनुभव के आधार पर भी नकारते हैं और उनके अनुसार ये मानना है कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब राज्य ने आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किया है, तब राज्य को कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है, और जब जब राज्य ने अधिक नियंत्रण की बात की है तो उस राज्य का अंत हुआ है या उसे अपनी कठोर नियंत्रणकारी आदेश असफल रूप में वापस लेने पड़े। नेपोलियन खिलजी व मोहम्मद तुगलक इसके उदाहरण हैं। और व्यक्तिवादी जो है वो राज्य को अनुभवहीन और मूर्खतापूर्ण मानते हुए इसी आधार पर व्यक्तिवाद का समर्थन करते हैं। इसी तरह से व्यक्तिवादियों का मनोवैज्ञानिक तर्क यह है कि संपत्ति की प्राप्ति और उसका स्वामित्व मानव स्वभाव है। संपत्ति की लालसा ही व्यक्ति को अधिक उत्पादन और अधिक लाभ प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है, और व्यक्ति इन्हें पाने हेतु हर संभव प्रयास करता है। प्रतियोगिताओं द्वारा ही व्यक्ति का और सभ्यता का विकास हुआ है, लेकिन सरकार अपनी गलत नीतियों के द्वारा असमान क्षमता व परिश्रम वाले व्यक्तियों में धन का समान वितरण और प्रतियोगिता का अंत करती है। अधिक उत्पादन व लाभ की प्रेरक शक्ति का भी अंत करती है। उपरोक्त तर्कों और विचारों के आधार पर व्यक्ति को महत्व प्रदान करना और राज्य की निंदा करना ही व्यक्तिवादी विचारधारा के समर्थन का या उसके पक्ष में अपने विचार प्रकट किए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाद के विपक्ष में तर्क। व्यक्तिवाद की जिस आधार पर प्रशंसा की जाती है उसके पक्ष में तर्क दिए जाते हैं। इसी तरह जो आलोचक हैं वो व्यक्तिवाद का जो समर्थन करते हैं, आलोचक जो हैं उनसे संतुष्ट नहीं हैं और आलोचक व्यक्तिवाद की निम्न आधारों पर आलोचना करते हैं। आलोचकों का कहना है कि राज्य दुर्गुण नहीं है। आलोचकों का ये कहना है कि राज्य का विकास मानवीय स्वभाव और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हुआ है। वर्तमान समय में सभ्य और कल्याणकारी जीवन की प्रथम आवश्यकता राज्य है, और राज्य का लक्ष्य व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना होता है। राज्य में रहकर ही व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास कर सकता है। और अरस्तु के अनुसार कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और सद्जीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। बर्क ने भी राज्य के गुणों की व्याख्या करते हुए कहा कि राज्य संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, सारी कला में साझेदारी है और सारे गुण और सारी पूर्णता में साझेदारी है। तो इस तरह आलोचक व्यक्तिवादी विचारों की आलोचना करते हैं। और आलोचकों का कहना है कि राज्य मनुष्य की अपूर्णता का पर्याय नहीं है। स्पेंसर के अनुसार राज्य उसी समय तक जीवित है जब तक विश्व में अपराध हैं। अपराधों की समाप्ति के बाद राज्य भी समाप्त हो जाएगा। आलोचक कहते हैं कि स्पेंसर का यह कथन अनुचित है, गलत है। राज्य कभी समाप्त नहीं होता। वर्तमान समाज की इतनी जटिल और गंभीर समस्याएं हैं कि केवल राज्य ही उन समस्याओं का समाधान कर सकता है।
व्यक्ति के पास दंड व शक्ति नहीं होती है। शांति व्यवस्था, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, दंड आदि का कार्य केवल राज्य ही कर सकता है और वर्तमान में समस्त राज्यों द्वारा व्यक्ति का संपूर्ण कल्याण किया जा रहा है। अतः आलोचकों का कहना है कि राज्य व्यक्ति की संपूर्णता का प्रतीक है, न कि अपूर्णता का। इसी तरह व्यक्तिवादी व्यक्ति को अमर्यादित स्वतंत्रता प्रदान करना चाहते हैं। आलोचक व्यक्तिवादियों के इस बात की भी आलोचना करते हैं। व्यक्तिवादियों का ये मानना कि राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन करता है, इसकी आलोचकों द्वारा आलोचना की गई है। व्यक्तिवादियों का यह मात्र भ्रम है, इसमें सुधार होना चाहिए। आलोचक कहते हैं कि व्यक्तिवादियों का स्वतंत्रता संबंधी दृष्टिकोण बिल्कुल गलत है। अनियंत्रित और अमर्यादित स्वतंत्रता प्राप्त होने पर व्यक्ति जो है वो मनमानी करने लगेगा और इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि जब जब व्यक्ति पर बंधन नहीं रहे तब तब वह थॉमस हॉब्स का लेवियाथन बना है। उसने समाज की शांति व्यवस्था को भंग किया है। व्यक्तिवादियों की स्वतंत्रता जंगल में ही संभव है। समाज में सीमित स्वतंत्रता ही होनी चाहिए। लास्की के अनुसार स्वतंत्रता की उत्पत्ति और उसकी सुरक्षा की समस्या अधिकतर उसे नियंत्रित करने की ही समस्या है। समाज के कल्याण करने हेतु व्यक्ति की स्वतंत्रता के सदुपयोग हेतु स्वतंत्रता पर बंधन लगाना आवश्यक है। इसी तरह व्यक्तिवादियों का यह मानना कि मनुष्य अपने हितों का सर्वश्रेष्ठ निर्णायक होता है, यह कथन भी ठीक नहीं है। आलोचकों का कहना है कि मनुष्य अपने हितों की पूर्ति तभी कर सकता है जब समाज में सभी प्रकार की समानता हो, लेकिन वर्तमान समाज इतना जटिल और समस्याकारी है कि वह अकेला अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। वह अपने हितों की पूर्ति केवल समाज व सामूहिक प्रयासों व अनुभवों के आधार पर ही कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में इतना ज्ञान व शक्ति नहीं होती है कि वो समाज की जटिलताओं को समझ सके और अपनी समस्या का समाधान कर सके। अतः इसी कारण राज्य की आवश्यकता अनुभव की जाती है। राज्य द्वारा ही व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो सकता है। सिज्विक, लेवेलिए और जेवंस का विचार है कि मनुष्य स्वार्थी होने के कारण भावुक भी होता है और अनेक बार वह स्वयं और दूसरों के हितों को भुलाकर कोई घृणित कार्य भी कर सकता है। व्यक्ति अपना स्वास्थ्य, सुरक्षा और नैतिक कल्याण स्वयं नहीं कर सकता है। व्यक्ति की बौद्धिक नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति की तुलना में राज्य ही ठीक तरह से कर सकता है। इसी तरह व्यक्तिवाद की आलोचना करते हुए आलोचकों ने कहा है कि यह केवल उत्पादन और उसकी समस्याओं को ही समाधान करता है। उत्पादन व वितरण के बीच उन्होंने सामंजस्य स्थापित करने का कार्य नहीं किया है और वितरण की समस्याओं पर उनका ध्यान ही नहीं गया। अतः उत्पादन में तो वृद्धि हुई, लेकिन श्रमिकों की समस्या का समाधान नहीं हो सका और श्रमिकों की दिन भर की कठिन मेहनत के बाद भी उन्हें संतुष्टिपूर्ण वेतन प्राप्त नहीं हो सका। धनी अधिक धनी बना और निर्धन अधिक निर्धन बना रहा। जब तक उत्पादन और वितरण में सामंजस्य नहीं होगा तब तक अति उत्पादन व्यर्थ रहेगा। व्यक्तिवाद केवल उत्पादन की बात करता है और इस बात के आधार पर आलोचकों के द्वारा आलोचना की जाती है। इसी तरह व्यक्तिवाद की इस कारण भी आलोचना की जाती है कि जीव शास्त्रीय तर्क गलत तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं। योग्यतम की विजय का सिद्धांत प्राणी जगत में तो सही हो सकता है, किंतु मानव जगत में यह सत्य नहीं है। मनुष्य में इतनी क्षमता होती है कि वह विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना सकता है। जीव शास्त्रियों का यह तर्क
कि अस्तित्व के लिए संघर्ष यह भी भ्रामक तथ्य है। वर्तमान समाज में सहयोग, त्याग, सद्भावना और प्रेम का बोलबाला है। वर्तमान में अस्तित्व के लिए संघर्ष का सिद्धांत नहीं, वरन अस्तित्व के लिए सहयोग जैसे सिद्धांत की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति सदैव सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता और प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता सदैव बनी रहे, ऐसा भी नहीं हो सकता। लीकॉक के अनुसार यदि जीवित रहना ही उपयुक्तता का आधार हो तो एक समृद्ध डाक जीवन प्रशंसनीय तथा एक भूखे व दीनहीन कारीगर का जीवन घृणित कहा जाएगा। इसी तरह हक्सले का भी कहना है कि राज्य एक मानविक संस्था है। व्यक्तिवाद की इस कारण भी आलोचना की जाती है कि वे जिसे अनजाने में स्वतंत्र व्यावसायिक प्रतियोगिता के माध्यम से साम्राज्यवाद की पुनरावृत्ति करना चाहते हैं। व्यावसायिक प्रतियोगिता द्वारा केवल पूंजीपति वर्ग का ही एकाधिकार स्थापित होता है। लेनिन ने कहा था कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, अतः व्यक्तिवादियों की स्वतंत्र व्यावसायिक प्रतियोगिता केवल पूंजीपति वर्ग का ही हित करना चाहती है और समाज में असंतुलन स्थापित करती है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी व्यक्तिवाद की भयंकर परिणाम हो सकते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि व्यक्तिवाद के परिणाम विश्व के लिए घातक रहे हैं। व्यक्तिवाद के कारण ही निर्धन और विवश श्रमिकों का उदय हुआ। इसी तरह व्यक्तिवादी राज्य को अयोग्य व हानिकारक मानते हैं। इसी आधार पर उनकी आलोचना की जाती है। आलोचक कहते हैं कि व्यक्तिवादियों का तर्क अपूर्ण है। राज्य अयोग्य नहीं है, वह इतनी योग्यता और क्षमता रखता है कि व्यक्ति व समाज की आंतरिक एवं बाह्य रूप से रक्षा करता है। व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो, इसलिए समुचित अवसर व अधिकार भी प्रदान करता है। इसी तरह से व्यक्तिवाद की आर्थिक मान्यताओं की भी आलोचना की गई है। व्यक्तिवादी व्यापार व उद्योग में जिस प्रकार की समानता और स्वतंत्रता की बात करते हैं वो एक कल्पना है और इस व्यवस्था से श्रमिकों का घोर शोषण होगा और संपूर्ण मानव जीवन पर पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा। इस तरह से समाज की भी उपेक्षा की गई है। व्यक्तिवाद के इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि व्यक्तिवादी व्यक्ति को अधिक महत्व देते हैं, न कि समाज को। समाज बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामान्य व्यक्ति रॉबिन्सन क्रूसो नहीं हो सकता, अतः व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक समाज की आवश्यकता रहती है। जिस प्रकार ईंटों के ढेर को हम मकान नहीं कह सकते, उसी प्रकार व्यक्तियों के समूह को हम समाज नहीं कह सकते। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में ही संपूर्ण जीवन का ज्ञान सीखता है। समाज ही व्यक्ति को भाषा, विचार, भावनाएं, रिश्ते, नातों का उत्तरदायित्व सिखाता है। अतः समाज का व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व है। कहा भी गया है कि जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता वह या तो पशु है या देवता है। उपरोक्त विचारों के आधार पर व्यक्तिवाद की आलोचना की जाती है।